हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का पूरा इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले तो मैं उसका जो भी पढ़ाया हूं उसको रिमाइंड करूंगा ओवरऑल क्या क्या आपको इन टेक्स्ट में और एक्सरसाइज में कौन कौन से फॉर्मूले की और कौन कौन से पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। अगर सिर्फ वो पॉइंट समझ में आ जाए ना, ये चैप्टर पूरा समझ में वैसे भी आ जाएगा, कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, उसका एक कॉन्सेप्ट मैप बनाया हुआ है कि एक्चुअल ये एक्सरसाइज और या इंटेक्स के अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हमने ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, उसको ऑब्जर्व किया हुआ है और आराम से उस बात को बस थोड़ी सी चीजों को दिमाग में रखोगे तो वो चैप्टर आराम से पूरा इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे सिंपल के लिए सिंपल फॉर्म में आप ये सबसे पहले दिमाग में रखो कि कभी भी अगर जो कोई चैप्टर में से कोई क्वेश्चन बनाया जाता है तो जो आप पढ़े होते हो, जो आपने वीडियोस में पढ़ा, फोर्स को पढ़ा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये सब पढ़ा है, इनर्शिया पढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, जो भी क्वेश्चन आएगा पूरा इसी में से आएगा, कोई एक्स्ट्रा आउट कोई भी नहीं होगा, कोई भी एक क्वेश्चन नहीं होगा। तो सबसे पहली बात आपको उसको जानना होगा कि रियल में क्या क्या आपने पढ़ा है, उसको एक बार रिमाइंड करके रखो। अगर आपको वो मालूम है तो सब काम हो जाएगा। सबसे पहला हमें क्या है, हमने पढ़ा क्या है भाई, फोर्स। तो सबसे पहली बात भाई, फोर्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। तो फोर्स क्या होता है, तो आपने पढ़ा है कि फोर्स क्या है भाई। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमने इसको सिर्फ 4 पार्ट में पढ़ाया है यार, तो लो चारों को रिपीट कर दूं ना यार, काम खत्म हो जाए। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया फोर्स, उसके डीप में बताया। उसके बाद बताया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसके बाद पढ़ाया मैंने न्यूटन्स सेकेंड लॉ, उसके बाद पढ़ाया मैंने न्यूटन्स थर्ड लॉ, यही तो बताया मैंने। फोर्स में मैंने बताया सिर्फ इसके टाइप्स कि भाई फोर्स के ही वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है अगर अनबैलेंस फोर्स हो। तो इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स बताए मैंने। तो आपको यहां पे जानना है बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स होगा अगर बराबर फोर्स दोनों तरफ लगेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, वहीं का वहीं रुका रहेगा। अगर फोर्स क्या है और बराबर ना लगाया जाए, अनबैलेंस हो जाए, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। और मोशन के लिए हमने लॉज पढ़े हैं। वो लॉज कितने हैं, 3। पहला लॉ पढ़ा है फर्स्ट लॉ, और उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है इनर्शिया। उसके मतलब इनर्शिया के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर फर्स्ट लॉ के अंदर कोई भी क्वेश्चन बनाया जाए तो वो इनर्शिया का ही हो सकता है। दूसरा हमने पढ़ा है सेकेंड लॉ के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा है, F = ma, और एक्सीलरेशन की जगह पर मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग पढ़े हैं मोमेंटम, जिसको P से डिनोट करते थे टाइम। तो हमने पढ़ा है कि फोर्स = चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो मोमेंटम भी हमने पढ़ा है, ये फार्मूला भी पढ़ा है, तो मोमेंटम भी आपको ये समझ में आ गया। सेकेंड लॉ के अंदर अगर ये फार्मूला मालूम है, इसके बारे में जानते हो, पूरा डिटेल में आधे घंटे मैंने इसको बताया है, तो समझ लो फिर सेकेंड लॉ हो गया। तो इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं फार्मूले के ऊपर ही रहेगा, बार बार घुमाएगा, इधर का उधर, उधर का इधर। ठीक है, अब थर्ड लॉ में अगर क्या देखा जाए यार, क्या क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड लॉ में हमने पढ़ा है एक्शन रिएक्शन, एक्शन करोगे तो रिएक्शन होगा। अब इसमें हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें क्या पढ़ा भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का हमने कंजर्वेशन पढ़ा हुआ है। तो अगर किसी इंसान को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मालूम है तो थर्ड लॉ के ऊपर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही फिर बनेगा। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है भाई, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। मतलब इनिशियल मोमेंटम और बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के। ये मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं। तो इनिशियल ये वेलोसिटी है, ये भी इनिशियल वेलोसिटी है। तो दो मान लो ऑब्जेक्ट हो तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इसको भी हमने आधे घंटे पूरा डिटेल में बताया हुआ है, अच्छे से पूरा बताया हुआ है। ठीक है, तो आपको इतना ही समझ में आ गया यहां पे बैलेंस और अनबैलेंस। बस अगर इतना ही समझ में आ गया ना तो चैप्टर खत्म हो गया। तो ये हमने 4 वीडियोस में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में आधे घंटे में बताया है। लगभग 2 घंटे में पूरा ये टॉपिक आपके ब्रेन के अंदर हो सकती है अगर आप अच्छे से ध्यान से देख लो। फिर भी हमने यार रिमाइंड कर दिया, उसका वजह क्या है, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप जब
डीप नॉलेज जानोगे जो आपके सिलेबस के अंदर है, तो उससे एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, बनाया ही नहीं जा सकता है। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा पूरा पूरा इन्हीं में से होगा, और वो तरीका अलग अलग होगा क्वेश्चन का, आपको समझ में आएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा भाई, वो इनर्शिया पर अगर लॉज ऑफ मोशन की बात करें, फोर्स में तो भाई बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, यहां फोर्स कवर हो जा रहा है, इसलिए उसको हम टॉपिक हटाते हैं। यहां पर देखते हैं कि इनर्शिया पर क्या क्वेश्चन आएगा। इनर्शिया पर क्वेश्चन आएगा भाई कि इनर्शिया हमने बताया था 3 तरीके से होता है। इनर्शिया मैंने बोला था कि 3 तरीके से, इनर्शिया इन मोशन, इनर्शिया एट रेस्ट और इनर्शिया फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए भी इनर्शिया होती है। इनर्शिया क्या है भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जहां है जैसे जिस हालत में उसी हालत में रहने को पसंद करती है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता रहना चाहेगा, रुका है तो रुका नहीं जाएगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए, यही हमारा इनर्शिया। ठीक है, अब अगर आप इनर्शिया के ऊपर देखोगे भाई क्या क्वेश्चन आएगा, ऐसे आएगा कि भाई अगर मान लो आप जो है कभी भी किसी भी पेड़ को, किसी ट्री को अगर आप ऐसे बहुत तेजी से शेक करो, रिग्रेसली अगर शेक करो, तो क्या होगा भाई, उसके पत्ते गिरते क्यों हैं? क्योंकि उसके पत्ते कहां है, जिस हालत में रहते हैं, रुके रहते हैं, तो वो रुके ही रहना चाहते हैं, इसलिए क्या है, वो गिर जाते हैं। भाई ये भी आएगा कि कोई मैट है, मैट को अगर आप बहुत तेजी से, ठीक है, आप बीट करते हो तो उसके डस्ट गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं भाई, इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया एट रेस्ट की वजह से। ठीक है, इनर्शिया इन मोशन की बात करो कि अगर मान लो आप बैठे हो और अचानक गाड़ी चल रही है, या चल रही है, गाड़ी चल रही है, सीधा सीधा गाड़ी चल रही है, अचानक ब्रेक लगाए तो आप आगे की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि वो इनर्शिया जो है इन मोशन है, क्योंकि आप मोशन में रहना चाहते थे, मोशन में थे इसलिए मोशन में रहना चाहते थे, ब्रेक लगाया फिर भी आप मोशन में रहना चाहोगे। तो बस के ऊपर जो कोई सामान रखा होता है तो उसको बांध देते हैं रोप से, अगर नहीं बांधेंगे तो क्या होगा भाई, नहीं बांधेंगे तो क्या होगा, वो सामान गिर जाएगा आगे की तरफ जहां भी ब्रेक बस लगाएगी। तो ये भी आपके इन टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन है यार, जो मैं बता रहा हूं वो सब पूरा पूरा क्वेश्चन के फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें अलग अलग डिफरेंट तरीके से ये सब क्वेश्चंस आते हैं इनर्शिया के ऊपर। उसके बाद कभी भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन में से क्या क्वेश्चन आएगा भाई, कभी भी दे देखेगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 किलो है, कुछ भी दे देगा, और उसका जो एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बोल देगा बताओ उसका फोर्स उस पर फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स पूछ लेगा। तो फोर्स के लिए क्या है, फोर्स बराबर क्या होता है भाई, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास और एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको ऑटोमेटिक फोर्स निकल जाएगा। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स को किसमें मेजर करते हैं भाई, न्यूटन में। यह बात क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए एक्सीलरेशन की जगह पर आप चाहो तो चेंज इन वेलोसिटी भी ले लो। कभी कभी दे रखेगा भाई कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, अचानक क्या है कुछ 5 सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड हो गया, तो इनिशियल उसकी वेलोसिटी 2 मीटर थी, उसके बाद फिर क्या होगा, 3 सेकंड बाद 5 मीटर पर सेकंड हो गया, तो उसका फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इनिशियल और फाइनल को हमेशा घटाने को ही चेंज बोलते हैं। तो मान लो 2 था 5 हो गया, तो उसमें डिफरेंस कितना है 3 का, तो यहां पे 3 लिख देंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है, कहले क्या बोलेगा कि मोमेंटम, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंटम ये दे रखेगा ऑलरेडी, मोमेंटम 5 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और बोल देगा मान लो टाइम 10 सेकेंड, तो बोलेगा फोर्स, तब भी निकाल लोगे। कहने का मतलब डिफरेंट तरीके से फोर्स पूछा जा सकता है, मोमेंटम पूछा जा सकता है फोर्स को देकर, टाइम पूछा जा सकता है, चेंज इन वेलोसिटी देकर फोर्स को पूछा जा सकता है। डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां पर ये दिमाग में रखो। उसके बाद थर्ड लॉ में अगर देखा जाए तो क्या क्वेश्चन आ सकता है यार, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर आएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो, एक्शन कर रहे हो, तो रिएक्शन करेगा, वो बाहर की तरफ उतना ही फोर्स लगाएगा। तो ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है भाई, क्या कौन सा मालूम है, कौन सा क्वेश्चन, कि एक जो है एक मान लो जो हॉर्स होता है, हॉर्स घोड़ा, तो भाई जब आप एक्शन बोल रहे हो रिएक्शन होता है, तो फोर्स, एक घोड़ा की क्यों बात करें, खुद की बात करो कि अगर आप चल कैसे ले रहे हो, तो जितना आप फोर्स एक्शन करोगे उतना वो रिएक्शन करेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पर जितना एक्शन करोगे उतना रिएक्शन करेगा, तो वो ऑब्जेक्ट चलेगा कैसे भाई। मान लो आपने फुट अपने पैर पे क्या एक्शन किया, तो उतना ही वो रिएक्शन कर दिया, जितना आप फोर्स उसको लगाया उतना फोर्स वो लगा दिया, तब भाई आप चल कैसे पाओगे, तब तो बराबर हो जाएगा, जितना आपने किया उतना वो किया। ऐसा नहीं होता है, जो नीचे फोर्स लग रहा है ना वो है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स से अगर आप ज्यादा फोर्स लगा दो तो ऑटोमेटिक चलना शुरू कर दोगे। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पे ऐसे रखा हुआ है, अगर आप क्या करो, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुका है, मान लो टेबल है, टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुका है, अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा लगा दोगे तो वो चलना शुरू कर देगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा।
उसके बाद जो है वो होज आता है, होज का क्वेश्चन, कि अगर जो फायरमैन जो पकड़े लेते हैं आग बुझाने के लिए, होज जो होता है, फायर होज जो होता है, ठीक है, जो पकड़े होते हैं, तो उसको पकड़ना आसान नहीं होता है। जितना तेजी से पानी आगे की तरफ भगेगा उतना ही तेजी से उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या है, हाथ से छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना आगे फोर्स लगेगा, एक्शन होगा, उतना पीछे की तरफ रिएक्शन होता है। ये भी एक है। तीसरा एग्जांपल है, अगर मान लो बंदूक है, ठीक है, गन। अब गन से अगर आप क्या सोच रहे हो, इसे फायर आराम से कर सकते हो, फायर इसलिए गन को यहां पे ऐसे रखते हैं, टाइट पकड़ते हैं, उसको बाद फायर करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना तेजी से आगे की तरफ बुलेट जाएगी, गोली जाएगी, उतना तेजी से पीछे की तरफ आपको झटका लगेगा, फोर्स लगेगा। तो मतलब आपको इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि एक्शन रिएक्शन को कहां कहां यूज किया जाता है, ठीक है। यही सब इन टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन होते हैं, और क्या, ठीक है। ये सब समझ में आ गया, मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अब उसी पर क्या होता है, उसी पर एक फॉर्मूला और होता है कि भाई कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, वो आपस में टकरा गए, तो उनकी शुरुआत में वेलोसिटी दे रखेगा, उनका मास दे रखेगा, बाद में उनकी फाइनल वेलोसिटी पूछ लेगा, कहीं बोलेगा इनका फाइनल वेलोसिटी बताओ। अगर एक की फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद मान लो 5 मीटर पर सेकंड हो गई, तो दूसरे की वेलोसिटी बताओ। तो टकराओगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट टकराएंगे तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाएंगे बार बार, ठीक है। इसको मैंने डिटेल में इसका पूरा डिराइव किया हुआ है। वो क्या है, क्या कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर जो है 4, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 में थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने पूरा ये सब डिटेल में इसको प्रूफ कराया है, ठीक है। इतना बात अगर मालूम हो गया तो मैं आपको सच बताऊं कि जितना ये मैंने रिवीजन किया, जो मैं पढ़ाया है उतना रिवीजन कर दिया। रियलिटी में जाओगे तो इंटेक्स्ट के अंदर और एक्सरसाइज के अंदर उतना क्वेश्चन, तो जितना मैंने बोला है ना, जो पॉइंट, उतने पे सब क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं बताऊंगा, ऑटोमेटिक ये चैप्टर का एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। इतना इजी है, अंदाजा लगा लो। इसलिए मैंने इसको डिटेल में आपको बताया ताकि आपको समझ में आए, तो फिर अच्छा होगा। नहीं तो फिर ऐसे ऊपर हवाई जाने से फायदा नहीं होने वाला। तो अगर इतना भी आप जान जाओ जितना मैंने बताया, तो ऑटोमेटिक पूरे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे। और डिटेल में जाने के लिए आपको क्या है, लेक्चर वाइज एक वीडियोस में चले जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस, ठीक है। इन टेक्स्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई जरूरी है कि मैं इसको लिखूं, मैं पढ़ूंगा, आपको समझा दूंगा। आपके पास बुक होगी, आप उसको चेक कर लेना, आंसर समझ में आ जाएगा। आजकल तो बहुत सारे न्यूमेरस फॉर्म ऑफ, ठीक है, आपको मिलते हैं। न्यूमेरिक आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, नेट पर मिलेंगे, ये सब मिलते हैं, लेकिन समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मिलते तो हर जगह है, ठीक है, समझना जरूरी होता है। तो अगर मैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, बहुत ज्यादा सिंपल एक क्वेश्चन है। कह रहा है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। इंटेक्स के अंदर, आपके बुक में इंटेक्स के अंदर ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। ऑप्शन दे रखा है अ रबर बॉल एंड स्टोन, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है अ बाइसाइकिल, ठीक है, एक बाइसाइकिल एंड अ ट्रेन। उसके बाद दे रखा है 5 रुपये और अ 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन। ये सब क्या बचकाना सा क्वेश्चन है। देखो मैंने बताया था आपको, इनर्शिया मास की प्रॉपर्टी है। जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका वजन ज्यादा होगा, याद रखना, उसका ऑटोमेटिक इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा। तो अगर 5 रुपये और 1 रुपये कॉइन की बात करो तो 5 रुपये क्या होता है, थोड़ा सा वजन होता है, भारी होता है, तो इसलिए 5 रुपये का इनर्शिया ज्यादा होगा। क्या सब क्वेश्चन है यार। उसके बाद मान लो एक ट्रेन है और एक बाइसाइकिल है। अरे यार ट्रेन बहुत ज्यादा वजन होती है, तो उसका क्या होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा। क्या यार, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्या देखा, मान लो पहला है क्वेश्चन है रबर बॉल और स्टोन। एक रबर बॉल हल्का रहता है, स्टोन भारी होता है, यार स्टोन का ज्यादा इनर्शिया होगा। क्या है, ठीक है। ये सब ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। उसके बाद देखो, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डीअटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगोरसली शेक इट्स ब्रांच। अगर मान लो किसी पेड़ के आप ब्रांच को बहुत तेजी से शेक करते हो तो उसके पौधे क्यों, उसके जो पत्ते क्यों गिरते हैं यार, क्योंकि उसके पत्ते रेस्ट पर रहते हैं और वो रेस्ट पर ही रहना पसंद करते हैं। तो जब आप उसको शेक करते हो तो वो अपने आप को जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में रखना चाहते हैं, इसलिए वहीं से गिर जाते हैं। तो ये सब क्या है यार, इनर्शिया की वजह से। और आप सिंपल एग्जांपल आंसर क्या दोगे, इनर्शिया एट रेस्ट की वजह से। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई कोई कॉइन है, एक बॉटल ले लो और बॉटल के ऊपर एक पेपर रखो, ठीक है, एक जार ले लो, ठीक है, और वहां पर क्या है, एक पेपर रखो, पेपर के ऊपर एक कॉइन,
और जैसे ही पेपर खींचोगे ये कॉइन इसी के अंदर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉइन जिस हालत में था उसी हालत में रहना पसंद करता था। ये बहुत डिटेल में बताया, ठीक है, ये सब चीजें जान के रखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why do we fall in the forward direction when a moving bus brakes to stop or fall backward when accelerate from rest? यार ये छोटी सी बात है, मैंने ये बात बताया तो वो ना इनर्शिया की वजह से कि अगर मान लो कोई बस रुकी हुई है, मैं अपने तरीके से समझा रहा हूं, उसको समझ में आ जाएगा आपको। मान लो एक बस है, वो चल रही है, तो जब वो रोकता है, ब्रेक लगाता है, तो आप आगे की तरफ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी चल रही है तो चलते रहना पसंद करती है, तो इनर्शिया है उसके अंदर। लेकिन इनर्शिया इन मोशन है, तो किसकी वजह से? इनर्शिया इन मोशन। जब ब्रेक लगाओगे तो वो चलना ही पसंद करेगी ना, इसकी वजह से आप आगे की तरफ भागोगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका ही रहना पसंद करेगा, लेकिन आप उसको चला दोगे तो वो पीछे की तरफ भागेगा, नहीं जाऊंगा, जाओ, है कि नहीं? बात को समझ में आया? तो ये है इनर्शिया एट रेस्ट। तो अगर आप पीछे की तरफ भाग रहे हो, उसके मतलब गाड़ी रुकी हुई थी, आगे की तरफ जा रही है, तो इनर्शिया एट रेस्ट हो गया। अगर गाड़ी चल रही है और अचानक ब्रेक लगा रहा है, तो इनर्शिया इन मोशन की वजह से आप क्या हो रहे हो, जो है पीछे की तरफ भागते हो अगर रुके हुए हो तो। सिंपल हो गया यार, इनर्शिया इन एट रेस्ट और इनर्शिया इन मोशन की वजह से ये सब चीजें होता है। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आया भाई क्या है ये? बहुत ज्यादा डिटेल में जाने के लिए जाके समझ लो पहला फर्स्ट, आप समझ सकते हो फर्स्ट जो है लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर किसे लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं, लॉज ऑफ मोशन आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्या यार? इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। ठीक है, अब अगर मान लो एक्शन और रिएक्शन बराबर है भाई, तो एक घोड़ा है वो आगे की तरफ भाग रहा है, ठीक है, उससे कार्ट जो जिसमें लोग बैठते हैं, ठीक है, वो ट्रॉली की तरह जो बना होता है, वो आगे की तरफ अगर मान लो एक्शन लगा रहा हो तो कार्ट आगे की तरफ क्यों जा रहा है? फिर उसको पीछे की तरफ भागना चाहिए, क्योंकि एक्शन कर रहा है तो उधर रिएक्शन होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है भाई? तो फिर आगे की तरफ वो जो कार्ट आगे की तरफ घोड़े के साथ साथ क्यों भागने लगता है? क्योंकि सीधा सीधा बात है, फ्रिक्शन फोर्स उसको रोकने की कोशिश करेगा। एक्शन करोगे रिएक्शन होगा, लेकिन अगर आप एक्शन ज्यादा कर दोगे, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, जो रुकावट फोर्स है जो रोक रहा है आपको आगे बढ़ने के लिए, उससे अगर ज्यादा ताकत लगा दोगे तो वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ भागना शुरू कर देगा। बहुत सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट क्या यार? एक्सप्लेन व्हाई इज डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज विच इज इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई वेलोसिटी। ये मैंने आपको भी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि अगर मान लो आपको यह बताना है कि क्यों ऐसा होता है कि जो फायरमैन होते हैं वो जो होज पकड़े होते हैं जिससे आग बुझाई जाती है, तो बोलते हैं उसको डिफिकल्ट क्यों पड़ता है यार उसको पकड़ना? क्यों डिफिकल्ट पड़ता है? क्योंकि आगे की तरफ क्या होता है, पानी भागता है फोर्स से, तो जितना एक्शन होता है पीछे की तरफ उतना रिएक्शन होता है। तो एक्शन थर्ड लॉज ऑफ मोशन की वजह से वो पीछे की तरफ उतना फोर्स लगाता है, तो आपको डिफिकल्ट पड़ेगा ना पकड़ना, इसलिए डिफिकल्ट पड़ता है पकड़ना। मैंने उसका एग्जांपल, गन का भी एग्जांपल सबसे अच्छा दे दिया है कि नहीं? गन में भी आपको ऐसे नहीं समझो ऐसे एक हाथ से गोली चला दोगे आराम से, ठीक है, आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा ताकत, ठीक है, यहां पे इसलिए कंधे पे रखते हैं, उसके बाद गोली चलाते हैं, या फिर इधर रखते हैं, कहीं भी, ठीक है, कंधे का सहारा लेना पड़ता है, ताकि क्या है, एक्शन करोगे गोली जाएगी तो रिएक्शन पीछे की तरफ होगा तो झटका ना लगे, नहीं तो ऐसे कर दे कहीं मुंह फूट जाएगा। मालूम है, आपने सोचा ऐसे लाओ गोली ऐसे नॉर्मल मारते हैं, मैं बोल रहा हूं ऐसा तो आपको कभी नसीब ना हो, ठीक है। आर्मी अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए बन जाओगे तो आपको तरीका सिखाएंगे, तो कभी भी देखो ऐसे ही होगा कि आप आगे की तरफ क्या है, आगे की तरफ जब आप फायर करोगे, अगर कहीं ऐसे मुंह पे सोचो ऐसे लाओ ऐसे बंदूक फायर करो तो आपका मुंह फूट जाएगा, क्योंकि जब गोली जाएगी आगे की तरफ झटका लगेगा, मुंह पूरा फूट जाएगा। इसलिए इधर देखते हो आर्मी इधर रखे रहते हैं, ऐसे करके फायर करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिन पर ध्यान दिया देना चाहिए, और यही तो है यार फिजिक्स, जिन पर जो रियल लाइफ से पूरा पूरा जुड़ा होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है भाई, ये तो हमारा एक बेसिक चीजें चलता जा रहा है। एक क्वेश्चन है इंटेक्स के अंदर, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg a bullet of mass 50 gram is fired with initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of rifle. तो एक राइफल है भाई जिसका मास 4 किलोग्राम है और उसकी जो बुलेट है वो 50 ग्राम है। बुलेट कितना है भाई? 50 ग्राम है। अब क्या बोल रहा है कि उसकी इनिशियल स्पीड जो बुलेट है उसकी 35 मीटर पर सेकेंड है, तो कह रहा है कि इनिशियल स्पीड जो है वो राइफल की बताओ। तो राइफल की इनिशियल स्पीड बतानी है, ठीक है। यहां पे ये सिंपल दे रखा है
कि राइफल की इनिशियल स्पीड आपको सिंपल फॉर्म में बताना है भाई, क्या होगा। तो यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत तो है। कैसे भाई? इनिशियल स्पीड देखा क्या? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहां पे बहुत सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हो। देखो, कभी भी जब फायर किया जाए, कभी भी एक्शन रिएक्शन का मतलब जहां पे आए, जहां पे कोई भी चीज एक्शन की जाए, रिएक्शन की जाए, फायर किया जाए, वहां पे समझ लेना कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। मोमेंटम जरूर आएगा। मैंने पहले बताया भाई, जहां पे दो चीजें आपस में टकराए, फायर करो, वहां पे थर्ड लॉ आएगा, और जहां पे थर्ड लॉ आएगा वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा, और जहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा वहां पे एक फार्मूला फिक्स है भाई, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये फार्मूला फिक्स है, ये फार्मूला फिक्स है, ये लगेगा ही लगेगा। अब क्या करना है आपको? सिंपल यही फार्मूला लगाना है। क्या एक राइफल है जिसका मास 4 kg है और एक बुलेट है जिसका मास 50 ग्राम है। देखो, एक राइफल है, राइफल को हम 1 मान लें, ऐसे 1। क्यों भाई? क्योंकि हमने बार बार बोलता था 1 मतलब कोई एक मान लो। कार को, ट्रक को मैंने कल प्रूव किया था, ट्रक को 1 मान लिया, कार को B मान लिया, 2 मान लिया, उसे कोई लेना देना नहीं। तो राइफल का जो मास है, मास ऑफ राइफल मतलब m1 अगर बोल दो, वो कितना दे रखा है भाई? 5 kg, 5 किलोग्राम है। ओके, 4 किलोग्राम है, 4 kg, ठीक है। उसके बाद एक दे रखा है बुलेट, गोली, बुलेट को 2 मान लो, तो मास ऑफ बुलेट 2 हो जाएगा। ये 0.5 ग्राम है, 5 ग्राम या 50 ग्राम है, सॉरी, ये 50 ग्राम है, 50 ग्राम। सबसे पहली बात तो यार यही आपको जानना होगा कि ग्राम में नहीं रखना होगा, हम हमेशा चेंज करना रहेगा, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना रहेगा हमेशा। तो याद रखना कभी भी 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है। तो आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कैसे चेंज किया जाएगा। तो कभी भी ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना, क्योंकि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 kg हो जाएगा। तो कभी भी इसको 1000 से जो डिवाइड कर दोगे ना, कभी भी 1000 से अगर डिवाइड कर दोगे तो बेटा ये ग्राम ना होकर अभी किलोग्राम बन जाएगा। बहुत सिंपल है। अब कभी भी एक जीरो कट कर दिया, एक जीरो कट कर दिया, तो जितना 5/100 हो गया, बात समझो, ये किलोग्राम हो गया। अब अगर चाहो ना तो इसको हटाने के लिए डायरेक्ट मेथड क्या है? 1 2, तो क्या काम करो? 1, उसके बाद 2, उसके बाद फिर डेसिमल लगाओ, तो 5, 1 0 बढ़ाओ, अब डेसिमल लगाओ, काम हो गया। क्योंकि जितना जीरो नीचे हो, नीचे जितना जीरो हो उतना डिजिट आप क्या है लेफ्ट साइड के अंदर भागो। तो 1 2, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। अगर 10 होता तो जस्ट 1 के बाद लगा देता, तो ये डेसिमल लग गया, हो गया 0.05 किलोग्राम आ गया भाई, ये मास 2 आ गया। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इनिशियल स्पीड की। तो राइफल और बुलेट, क्या अगर इनिशियल स्पीड देखा जाए, बुलेट का जो स्पीड दे रखा है, एक बहुत सिंपल सी बात है अगर सोचा जाए। देखो, राइफल है, उसके अंदर गोली भरी हुई है, शुरुआत में उसका स्पीड कितना होगा? खुद बताओ, शुरुआत में उसकी स्पीड कितनी होगी यार? 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। मान लो राइफल है, कोई भी चीज, अभी यार राइफल है, उसके अंदर बंदूक की गोली भरी हुई है, ठीक है, गोली भरी हुई है, अभी आपने उसको चलाया ही नहीं, तो जो इनिशियल स्पीड होगा, राइफल भी कुछ नहीं चल रही है, ना आगे जा रही है, ना पीछे, ना तो गोली उसकी, ना तो बुलेट जा रही है आगे पीछे, तो इनिशियल स्पीड दोनों का दोनों बराबर होगा, दोनों का दोनों 0 होगा। तो इनिशियल स्पीड ऑफ राइफल भी यानी u1 भी 0 होगा और u2 भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्पीड है यार, शुरुआत में राइफल भी क्या होगा, ये u1 क्या है, 1 क्या है राइफल, 2 क्या है बुलेट। तो जब आपने गोली चलाया ही नहीं अभी तक, तो उसका जो इनिशियल स्पीड होगा वो तो 0 होगा ना। इनिशियल मतलब शुरुआत में कोई वेलोसिटी तो नहीं होगा ना, चलेगा ही नहीं। जब आपने गोली फायर कर दिया तब उसकी फाइनल वेलोसिटी उस कहलाएगी, तो वो क्या कहलाएगा? तो यहां पे क्वेश्चन में दे रखेगा, क्या दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। यहां पे धोखा देने के लिए आपको दे रखा है भाई, सही माने में देखा जाए शुरुआत में ना तो बंदूक, ना तो जो है राइफल चलेगी, ना तो बुलेट चलेगा। तो उसका जब चलाने के बाद जो है आपकी राइफल भी पीछे की तरफ आएगी और बंदूक की गोली भी आगे की तरफ जाएगी। तो बंदूक की गोली दे रखा है, जो आपका बुलेट है भाई वो 35 मीटर पर सेकेंड रखा है। तो क्या दे रखा है, वो जो बुलेट है, ये जो बुलेट यानी 2 V2 दे रखा है कितना, 35 मीटर पर सेकेंड।
तो स्पीड ऑफ बुलेट बोल सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट ऐसे बोल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो बुलेट को हमने 2 माना इसलिए 2 ले लिया मैंने। तो बुलेट की जो स्पीड है फाइनल स्पीड वो 35 मीटर पर सेकेंड है। तो कह रहा भाई राइफल का वेलोसिटी बताओ। तो राइफल का जो है हमें वेलोसिटी बताना है। राइफल का वेलोसिटी कितना है भाई v1, देखो 1 मैंने माना है, ये कितना होगा। सिंपल यार, यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। क्या सब कुछ रख दो, देखो तो आप लिखोगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप जानते हो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करोगे तो क्या होगा भाई, ये फॉर्मूला m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m1 तो दे रखा है 4, u1 दे रखा है 0, कुछ अभी चली नहीं रही थी। m2 दे रखा है 0.05 और u2 दे रखा है भाई, इसका कोई भी स्पीड ही नहीं था, रुका हुआ था। अब देखो m1 कितना दे रखा है 4 kg और v1 कितना दे रखा है भाई, राइफल कितना दे रखा है मालूम नहीं, निकालना है, प्लस m2 दे रखा है 0.05, देखो 0.05 m2 दे रखा है भाई, ये m2 है, ठीक है। और v2 क्या है भाई, दे रखा है 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब तो 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा, प्लस करोगे 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा, तो ये सब तो 0 आ जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 4v1 प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 0.05 इंटू 35। अब एक बात बताओ, 4v1 बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर बचा दो, तो भाई इसको बचाओगे तो ये इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस 0.05 इंटू 35। या इसको मल्टीप्लाई कर दो, गाय को लेके चल रहे हो तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 35 इंटू 5 कितना हो जाएगा यार, आप नॉर्मली देख लो ना, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 3 जा 15 और 15 और 2 कैरी किया था भाई 17, ठीक है। अब डेसिमल कितने 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 जो है डिजिट के बाद लगाना है, 1 और 2, देखो 1 और 2 1.75 हो जाएगा। कभी भी जब मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल को ध्यान दिया करो कितने डिजिट के बाद है, उतना डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दिया करो। तो ये हो जाएगा 4v1, तो यार v1 कितना हो जाएगा 1.75। अच्छा यहाँ पे माइनस भी है, हाँ माइनस को साथ में लेके चलो, डिवाइड बाई 4, इसको डिवाइड कर दोगे 4 से, जो भी आएगा अब ये 0 डेसिमल समथिंग में आएगा, जो भी आएगा वो क्या आ रहा है, देखो माइनस आ रहा है। माइनस का मतलब क्या है, यही मैं पूछना चाहता हूं आपसे। जो भी वेलोसिटी मिला बुलेट का, सॉरी वेलोसिटी किसका निकालना था, राइफल का, तो राइफल का जो वेलोसिटी मिला देखो माइनस आ गया, जो भी आएगा ये वो माइनस आएगा, आप इतना भी छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आ रहा है वो माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब होता है कि अगर आप फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हो तो वो जो असर होगा, उसका जो इफेक्ट होगा वो पीछे की तरफ लगेगा। सही बात है, गोली आगे की तरफ जाएगी तो उसका असर राइफल क्या होगा, पीछे की तरफ भागेगा। तो माइनस का मतलब पीछे की तरफ भागेगा। 1 नंबर हो गया, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट अभी लेक्चर में क्या काम करते हैं, एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस कराते हैं। अभी तो इंटेक्स के अंदर ये क्वेश्चंस हो गए, अभी जो है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कराते हैं आगे कंटिन्यू, उसके बाद पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आप चाहो ना तो खुद से अभी ज्यादातर क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।